जी अस्सलाम वालेकुम। हमारा जो हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं प्रोबेबिलिटी का, और इस वक्त ये डिस्कशन की जा रही है कि अगर कोई एक स्पेसिफिक फंक्शन बना लिया जाए और वो ऐसा फंक्शन हो कि हमें वहाँ से प्रोबेबिलिटीज ऑटोमेटिकली वो कैलकुलेट करके दे दे और हमें कोई ज़रूरत नहीं है सैम्पल स्पेस बनाने की। प्रीवियसली जो हमने प्रोबेबिलिटी फंक्शन पढ़ा वो था फॉर द डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, कि अगर वेरिएबल डिस्क्रीट हो तो कैसे आपने उस प्रोबेबिलिटी फंक्शन को यूज़ करते हुए वहाँ से प्रोबेबिलिटीज कैलकुलेट कर ली। और उस अगर वो डिस्क्रीट वेरिएबल का फंक्शन हो तो उसे हम प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन भी कहते हैं। अब जो डिस्कशन है कि प्रोबेबिलिटी फंक्शन से प्रोबेबिलिटीज कैलकुलेट करना, लेकिन अगर वेरिएबल हमारे पास डिस्क्रीट नहीं बल्कि कंटिन्यूस वेरिएबल हो तो फिर आपने कैसे उनसे उनकी प्रोबेबिलिटीज जो है वो कैलकुलेट करना, दैट इज द कंटिन्यूस वेरिएबल से आपने कैसे कैलकुलेशन परफॉर्म करना। अब आपको पता है स्टार्ट में हमने डिस्कस किया था व्हाट इज द कंटिन्यूस वेरिएबल एंड व्हिच वन इज द डिस्क्रीट वेरिएबल दैट कैन अज्यूम ओनली स्पेसिफिक वैल्यूज, होल नंबर्स। अगर डिफेक्टिव कंपोनेंट्स की बात करें तो 2 के बाद पॉसिबल नंबर 3 आता है, 3 के बाद 4। लेकिन जो कंटिन्यूस वेरिएबल है उसमें कौन सी पॉसिबल वैल्यूज वो अज्यूम कर सकता है, दैट इज इन्फिनिटी। लाइक अगर मैं आपसे फर्ज करें मैं कहता हूं कि रैंडम वेरिएबल इज वेरिंग द टाइम टेकन फॉर समथिंग टू बी डन, कितने टाइम में ये आप कर सकते हैं। तो अगर आप टाइम के स्मॉलर यूनिट्स में भी जाएं तो मे बी पीसीओ सेकेंड और नैनो सेकेंड और जीटा सेकेंड वगैरह, ये तो बहुत ज़्यादा फ्रैक्शंस में चले जाएंगे। आप कहेंगे कि इतने सेकंड और इतने थाउजेंड्स ऑफ सेकंड में भी ये काम फिनिश हो सकता है। अगर कोई ऐसा प्रॉब्लम हो जो बड़ा सेंसिटिव हो, जिसमें मिनिमम कम से कम टाइम को भी माइनर टाइम यूनिट्स भी लेना हो, तो वो तो बहुत फ्रैक्शंस में जा सकता है। तो वो तमाम ऐसी क्वांटिटीज जिसमें आपको प्रेशर आ गया, हाइट आ गया, मास, वेट, डेंसिटी, वॉल्यूम, टेम्परेचर, ये सारी की सारी एग्जांपल्स ऐसी हैं दैट कैन अज्यूम एवरी पॉसिबल वैल्यूज विद इन अ स्पेसिफिक इंटरवल। होल नंबर भी हो सकते हैं और वो डेसिमल वैल्यूज भी ले सकता है। और क्वेश्चन ये है कि अब हम इनकी इस वेरिएबल्स की प्रोबेबिलिटीज कैसे कैलकुलेट करेंगे। अच्छा, सपोज करते हैं कि अब कैसे हमने कंटिन्यूस वेरिएबल की प्रोबेबिलिटीज कैलकुलेट करनी कैसे। सपोज अ वेरिएबल x denotes the length of the time a student has to wait for the next bus। वो किसी बस स्टॉप पे गया है और उसको बस नहीं मिली और उसे वहां पर वेट करना पड़ रहा है। इफ बसेस रन एवरी 30 मिनट्स, तो ये पता है कि 30 मिनट के बाद बस जो है अब वो आ ही जाएगी। अच्छा, ये भी हो सकता था जैसे ही वो बस स्टेशन पहुंचा बस अवेलेबल थी, तो आप कह सकते हो कि उसका वेटिंग टाइम जो था वो बिल्कुल 0, उसको वेट करना ही नहीं पड़ा। और अब आप ये नहीं कह सकते कि जी हो सकता है कि ये तो पता है कि 30 मिनट के बाद बस ने आना ही आना है, तो इट मे बी 29 मिनट्स हो चुके हों और वो जब पहुंचे बस स्टेशन में तो 1 मिनट ही रहता हो और बस आ जाए। लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि जी 1 मिनट के बाद 2 मिनट ही आते हैं, फिर 3, फिर 4 मिनट। तो ये तो और भी ज्यादा फ्रैक्शंस में भी टाइम हो सकता है ना, इतने मिनट, इतने सेकंड, इतने नैनो सेकंड, इतने पीसीओ सेकंड के बाद भी बस आ सकती है। देन द पॉसिबल वैल्यू फॉर x अगर लिखनी हो, एक तो मुझे पता है या तो 0 हो सकती है और या फिर ज्यादा से ज्यादा 30। लेकिन इस दौरान जितनी भी पॉसिबल वैल्यूज हैं टाइम के लिए वो पॉसिबल है। अब आल दो ये नंबर भी पॉसिबल है। आप कहेंगे कि ये क्या, ये नंबर नहीं हो सकता, अभी बस आई थी 1 सेकंड, 7 सेकंड, उसके बाद 7 मिनट, उसके बाद 7 मिनट और कुछ सेकंड और कुछ नैनो सेकंड, लाइक दिस वन। तो वैल्यू तो पॉसिबल है, इज अ पॉसिबल वैल्यू ऑफ x, क्योंकि ये ऐसा वेरिएबल है दैट कैन अज्यूम एवरी पॉसिबल वैल्यूज विद इन द इंटरवल 0 to 1। वो तो है पॉसिबल, इसमें तो कोई ऐसी चीज ही नहीं है कि ना वो वैल्यूज जो है वो उसकी पॉसिबल ना हो। देयर इज नो मीनिंग to find the probability
that the student will wait precisely this one. कहता जी एग्जैक्टली इतने मिनट उसे वेट करना पड़ेगा, ये एक मीनिंगलेस है। क्यों? अगर आप कहेंगे कि जरा सा भी नैनो सेकेंड आगे पीछे हो जाए तो फिर तो आप कहेंगे ये तो आपने एग्जैक्टली मेजर नहीं किया, उसकी प्रोबेबिलिटी तो जीरो हो जाएगी। अब इतने एक्यूरेटली ये टाइम मेजर करना शायद ये पॉसिबल नहीं है। इट इज मीनिंगलेस to find the probability of the waiting time which is exactly equal to this much minute। बिल्कुल 100% इतने नैनो सेकंड, इतने पीसीओ सेकंड तक जाके आप कहेंगे इतना वेटिंग टाइम अगर प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है तो कैसे करेंगे। लेकिन इससे ज्यादा मीनिंगफुल वे क्या है कि बजाय इसके कि आप एग्जैक्टली इसकी कैलकुलेट करें, what is the probability that the commuter student waiting time is less than 10 minutes। कहते हैं ये ज्यादा मीनिंगफुल होगा जी, उसके 10 मिनट से कम ही उसका जो है उसे वेटिंग टाइम जो है वो लगेगा। और द वेटिंग टाइम इज बिटवीन 5 to 10, बिटवीन 5 to 10 उसका वेटिंग टाइम, तो 5 से लेके 10 मिनट के दरमियान उसका वेटिंग टाइम हो। कहते हैं ये ज्यादा मीनिंगफुल है कंटिन्यूस वेरिएबल में एज कंपेयर टू तो कि आप प्रिसाइजली एक सिंगल वैल्यू पर उसकी प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करें। क्यों? एग्जैक्टली इस वैल्यू के ऊपर पहुंच के प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करना कि ना वो कुछ फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड आगे हो ना फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड पीछे हो, तो एग्जैक्टली प्रिसाइजली इसकी वैल्यू मेजर करना इज अ टफ जॉब। विद द कंटिन्यूस वेरिएबल इंटरेस्ट इज नॉट टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ वेरिएबल assume a single value, but probability the variable assume a value in a particular interval। तो हमारी कंटिन्यूस केस में नटशेल ये बोल रहा हूँ, कंटिन्यूस केस में इंटरेस्ट ये नहीं होगी कि हम एक सिंगल न्यूमेरिकल वैल्यूज की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करें, क्योंकि एग्जैक्टली बहुत सारी वैल्यूज हो सकती हैं, तो पॉसिबल नहीं होता कि हम हर वैल्यूज की प्रोबेबिलिटी जो है वो कैलकुलेट कर सकें। इससे कहता जी कंटिन्यूस केस में अब हमारी इंटरेस्ट ये हुआ करेगी कि जब भी हम प्रोबेबिलिटीज कैलकुलेट करेंगे तो वो एक कोई स्पेसिफिक इंटरवल में उसकी हम प्रोबेबिलिटी जो है वो कैलकुलेट कर पाएंगे। लाइक जैसे कहा कि बिटवीन 5 to 10 मिनट्स और लेस देन 10 मिनट्स, कुछ इस तरह से। प्रोबेबिलिटी फंक्शन, अब इसकी एक आप समझ लें, ये तो बात हमारी हो गई कि कंटिन्यूस केस में अब हम जो प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे बेसिकली वो एक इंटरवल की प्रोबेबिलिटी हम लोग फाइंड करेंगे। अब प्रोबेबिलिटी फंक्शन of a continuous random variable x is an assignment of the probabilities to intervals of the decimal numbers using the function। यानी कि उस इंटरवल्स के दरमियान क्या क्या प्रोबेबिलिटीज आएंगी इंटरवल के दरमियान, उसको हम कहेंगे कि ये कंटिन्यूस वेरिएबल का प्रोबेबिलिटी फंक्शन है। और अगर वो वेरिएबल कंटिन्यूस हो तो उस प्रोबेबिलिटी फंक्शन को हम कह देते हैं प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। डिस्क्रीट हो तो प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, और अगर कंटिन्यूस हो तो उसे हम प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन कह देते हैं। द प्रोबेबिलिटी दैट x assume a value in the interval a to b, है ना, इंटरवल के दरमियान आप प्रोबेबिलिटीज हम कैलकुलेट करेंगे, इज इक्वल टू द एरिया ऑफ द रीजन दैट इज बाउंडेड बिलो द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन। ये वो फंक्शन है जहां से आपने प्रोबेबिलिटीज कैलकुलेट करनी है। और सपोज कर लें कि अगर मैं उस फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करूं तो उस फंक्शन का ग्राफ जिधर से प्रोबेबिलिटीज कैलकुलेट वो कुछ इस किस्म का बनता है, लाइक दिस वन। ये उस फंक्शन का ग्राफ है। कहता है अगर आपने इसकी प्रोबेबिलिटीज कैलकुलेट करनी है इज इक्वल टू द एरिया रीजन एरिया दैट इज बाउंडेड बिलो बाय द ग्राफ ऑफ द फंक्शन बाउंडेड अबव द एक्स एक्सिस and bounded on the left and right by the interval a to b। यानी कि ये वाला एरिया इससे नीचे x एक्सिस से ऊपर और इन दो वैल्यूज के अंदर ये जितना भी एरिया होगा अब हम उसे कहेंगे कि ये क्या है, ये प्रोबेबिलिटी है x की बिटवीन a to b। अब हम इसकी प्रोबेबिलिटी एक्चुअली क्या करेंगे, एरिया किसका, वो जो फंक्शन है जिससे हमने कैलकुलेशन करनी है उसके बिलो अबव द एक्स एक्सिस और लेफ्ट राइट पे बाउंड लगा के कि a to b। अब a कोई नंबर हो सकता है, मे बी 3 मे बी 5, ठीक है ना। तो इस दोनों वैल्यूज के दरमियान
एरिया मालूम कर लिया मीन्स हमने इसकी प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर ली। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन पढ़ चुके हैं, कंटिन्यूस वेरिएबल के प्रोबेबिलिटी फंक्शन को प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन का नाम देते हैं। अब जरा मैंने उसकी आप समझ लें एक मैथमेटिकल वे से कंप्लीट एक उसकी डेफिनेशन प्लेस कर दी। इफ x is a continuous variable and that any function that satisfies the following properties is called the probability density function। कोई भी फंक्शन probability density function कब कहलाएगा? अगर आप उसकी x की जितनी भी वैल्यूज हैं, जो भी रेंज स्पेसिफाई की गई है, उसमें इस फंक्शन के आंसर या तो जीरो आए या वो ग्रेटर देन जीरो। जैसे प्रोबेबिलिटीज होती थी कि ये अगर उनके जितनी भी वैल्यूज इस फंक्शन की आए, x हम फर्ज करें 3 to 7 रखा हुआ है ऐसे करके, कहता है इस दौरान जितनी भी x की वैल्यूज हैं अगर आप उस फंक्शन में प्लेस करें और उसका आंसर जीरो आ जाए मिनिमम या पॉजिटिव आए, ये है उसकी पहली कंडीशन। कहता है fx जो है वो फंक्शन जो है वो कॉन्टिन्यूस होना चाहिए, देयर इज नो गैप, देयर इज नो ब्रेक। और चूंकि ये बहुत सारी प्रोबेबिलिटीज हैं, और एक चीज जो अब आपको यहाँ पर नजर आ रही है इंटीग्रल साइन। अब होना क्या है, फर्ज करें मैं अगर आपको ये कहूं कि यहां से लेके यहां तक a to b एरिया कर्व की ऐसे कुछ डायमेंशंस बन गई, आपने इसका एरिया फाइंड करना, ये बना, ये एरिया फाइंड करना। एक तरीका का तो ये था, फर्ज करें आप इस एरिया को कवर करने के लिए आप दो रेक्टेंगल्स बना लें। चले, एक A से C तक दो रेक्टेंगल्स। लेकिन अगर आप एरिया इस दो रेक्टेंगल्स का, आसान है ना दो रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करना, साइड इनटू साइड। लेकिन जो दो रेक्टेंगल का एरिया आप फाइंड करोगे तो आप समझ लें कि ये जो एरिया है ये इसमें एक्स्ट्रा आ जाएगा, ये तो नहीं कर्व के नीचे, बाकी ठीक है ना, बाकी एरिया ठीक है। तो आपने इस कर्व के नीचे एरिया लेना हो, इस कर्व के नीचे, तो क्या करें, रेक्टेंगल्स बना के, और रेक्टेंगल का एरिया चूंकि आपको आता है, आप रेक्टेंगल का एरिया कैलकुलेट कर लें, लेकिन उस एरिया में ये थोड़ी सी गड़बड़ हो जाएगी क्योंकि वो एक्स्ट्रा है। अब क्या करें, रेक्टेंगल ही बनाएं, लेकिन उन रेक्टेंगल्स को बड़ी नैरो हाइट में रखें। लाइक मैं छोटी सी रेक्टेंगल यहां बना रहा हूं, ये छोटी सी रेक्टेंगल, हाँ इसमें भी थोड़ा सा आते हैं, आप इस रेक्टेंगल को और बड़ा स्मॉल कर लें, रेक्टेंगल को और थोड़ा सा स्मॉल, बहुत सारी इस एरिया की रेक्टेंगल्स बना लें, बहुत सारी छोटी छोटी रेक्टेंगल्स बना लें। हर रेक्टेंगल का एरिया कैलकुलेट करके सारी रेक्टेंगल्स का एरिया सम कर दें। बस दो रेक्टेंगल्स की बजाय मैंने कहा इसकी बहुत सारी छोटी छोटी स्मॉलर विड्थ की रेक्टेंगल्स बना दें, और उसके बाद उन सबको ऐड कर लें। आप कह जी को ऐड करना कैसे, एक कॉन्सेप्ट है, देखें जब आप कोई चीज ऐड करते हैं तो उसे लिखते हैं ना सम कर दे, सम कर लें, बिल्कुल सही है, सम कर लें। बस इस एस को ना थोड़ा सा टिल्ड कर दें, ये ऐसे लिखा हुआ सम, इसे इंटीग्रल बोलते हैं। अगर आपने एरिया एक ऐसे फंक्शन का एरिया जो कंटिन्यूस हो और ए से लेके बी तक, फर्ज करें ए से लेके बी तक उसका एरिया फाइंड करना हो, तो आप क्या करेंगे, उस फंक्शन का आप इंटीग्रल सॉल्व कर देंगे फ्रॉम ए टू बी। अब ये जो इंटीग्रल है, आपको पिछले सेमेस्टर में मैथमेटिक्स का पूरा कोर्स टीच किया गया, आपके टीचर से मैंने डिस्कशन की, उन्हें कहा बिल्कुल हमने बच्चों को मैथमेटिक्स का एक पूरा कोर्स टीच किया है जिसमें उनको हमने इंटीग्रल्स जो हैं वो एक्सप्लेन किए हुए हैं। तो इंटीग्रल्स, इस ए से बी के दरमियान इंटीग्रल कैलकुलेट कर दें तो आपने बेसिकली ए से लेके बी तक के दरमियान का जितना एरिया है अंडर द कर्व अबव द एक्स एक्सिस एंड फ्रॉम ए टू बी, ये वाला सारा एरिया कवर कर। तो इंटीग्रेशन, इंटीग्रल्स।
आपने पिछले सेमेस्टर में इस कोर्स को पढ़ा। अब वो कहता है कि x की पॉसिबल वैल्यूज क्या हो सकती हैं। अब आइडेंटिफाई नहीं है तो मैंने लिख दिया कि मिनिमम से मिनिमम वैल्यूज ले लें, मैक्सिमम से मैक्सिमम वैल्यूज ले लें, और सारी की सारी जो फंक्शन की वैल्यू इस दौरान उसका आंसर 1 होना चाहिए। ये वो बन गया कि जी जितनी भी पॉसिबिलिटीज होती हैं, सारी की सारी जो प्रोबेबिलिटीज हैं, तो प्रोबेबिलिटीज का जो सम है वो क्या होना चाहिए, वो प्रोबेबिलिटीज का सम 1 होना चाहिए। अगर वो फंक्शन ये कंडीशन पूरी कर रहा है, ये कंडीशन पूरी कर रहा है, तमाम पॉसिबल वैल्यूज की इंटेग्रल यानी कि सम कह दें, सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज, वो 1 है। और ये भी पॉइंट लिखा जा चुका है कि अगर दो वैल्यूज के दरमियान आपको प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है, कंटिन्यूस केस में से क्या ले, एरिया कैलकुलेट करना है, एरिया, तो आप इस फंक्शन के थ्रू उनका एरिया कैलकुलेट कर सके, देन उस फंक्शन को हम कह देते हैं कि ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। अच्छा, इस प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन के रेलेवेंट एक चीज नोट ये करनी है कि याद होगा कि डिस्क्रीट केस में ये इंपॉर्टेंटली बड़ा मैटर करता है कि किस में इक्वल साइन आ रहा था और किस में इक्वल साइन नहीं आता था। अगर आप कहेंगे कि प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करो कि x की वैल्यू 7 से कम हो, 2 से ज्यादा हो, तो फिर 2 से बड़ी वैल्यू 3, 4, 5 और 6, इन 4 की ही आप प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करेंगे, जो कि बिटवीन 2 to 4 है। कब? जब डिस्क्रीट होगा। लेकिन अगर इक्वल लगा दिया जाएगा तो फिर इसमें 2 भी आएगा और इसमें 7 भी आएगा। तो इक्वल हो ना हो डिस्क्रीट में तो यह बड़ा मैटर करता है, लेकिन कंटिन्यूस केस में चाहे दोनों इन्वॉल्व हों, शामिल हों, एक शामिल है एक नहीं है, या दोनों ही इंक्लूड नहीं हो, हम सब के लिए एरिया या प्रोबेबिलिटी इसी तरह से ही कैलकुलेट करेंगे। क्योंकि मैंने कहा 2 से बड़ी वैल्यू लेनी है, तो 2 से बड़ी वैल्यू डिस्क्रीट केस में तो 3 होती है, कंटिन्यूस केस में मिलियन जीरो लगा के 1 लगा दें तो ये 2 से बड़ी है। तो इससे क्या फर्क पड़ेगा, कितनी बड़ी वैल्यू लें या 2 पे लें, तो कोई फर्क नहीं है। तो इसलिए कंटिन्यूस केस में इस चीज का फर्क नहीं पड़ेगा कि क्या जो प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है उसमें कोई वैल्यू इंक्लूड करनी है या नहीं करनी। डिस्क्रीट केस में याद है ना, हम थे इसको इंक्लूड करना है, इसको एक्सक्लूड करना है, लेकिन इसमें ऐसा इस चीज का कोई मैटर नहीं होगा कि वैल्यू कौन सी वैल्यू इंक्लूड करनी है और कौन सी वैल्यू जो है वो एक्सक्लूड करनी है, वो एज इट इज ही है आपके पास जो है वो आ जाएगा जी। तो डिस्कशन की कि कंटिन्यूस केस में दो वैल्यूज के दरमियान प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करने का मतलब है कि आपने उसके दरमियान का एरिया मालूम कर लिया। ठीक, अब जरा एक एग्जांपल कोट करते हैं। इफ x इज द डिले इन आवर्स, कि वो कितना देर जो है वो उनकी फ्लाइट जो है वो डिले हो जाती है, आवर्स में है। x इज द डिले इन आवर्स ऑफ अ PIA फ्लाइट फ्रॉम यूके से PIA की फ्लाइट आती है, कहता है वो कितने मिनट जो है वो डिले हो सकती है, उसका एक फंक्शन बना के दिया हुआ। हमें नहीं इससे कंसर्न कि किस तरह से ये फंक्शन उन्होंने बना के हमें दे दिया। कहता जी कि वो जो सारा पैटर्न है टाइम वर्सेस डिलेइंग का, कहता वो इसको फॉलो करना है, इज इक्वल टू 0.2 नेगेटिव 0.02x, और जो फंक्शन है उसमें x की कम से कम वैल्यू 0 हो सकता है कि उसका डिलेइंग टाइम 0 हो, टाइम बिल्कुल इन टाइम आ रही है तो आपका कहें कितने घंटे डिलेड नोट, और ज्यादा से ज्यादा इस फंक्शन के अकॉर्डिंगली 10 घंटे। यानी कि ये जो फंक्शन है ये ऑपरेट कैसे के होगा, या इसमें x की वैल्यू अगर आप पुट करोगे जो आंसर ले सकते हो वो इस रेंज में, इस रेंज के अंदर 0 से 10 आवर्स, आप कहेंगे 11 आवर्स, उसकी प्रोबेबिलिटी, उसका फंक्शन की वैल्यू 0, बस 0 से 10 तक ही है ये इसे हम कहते हैं रेंज, ये x की रेंज है। ए पार्ट, चेक द अबव फंक्शन एज अ प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। कहता चेक करें क्या ये फंक्शन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है
अगर तो जितनी भी पॉसिबल वैल्यूज हैं x की 0 से 10, इसके दरमियान अगर हम एरिया फाइंड करें और वो 1 आ जाए, मैं इस प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूँ, नेगेटिव इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी f ऑफ x dx शुड बी इक्वल टू 1, और यहाँ पर आप इसकी जगह 0 और इसकी जगह 10 और इट शुड बी 1। अगर तो ऐसा है तो हम कह सकते हैं कि ये एक प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है। और दूसरा, आपको पता है कि fx की वैल्यू सारी की सारी अगर आप x की रखोगे, यहाँ से 0 रखो तो ये 0.2 आ जाएगा, 1 रखो 2 रखो, सारी पॉजिटिव आती हैं, आप कहते हैं कि ये एक प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है। अच्छा, अब इसको पहले चेक करते हैं। इसको करने के फिलहाल दो मेथड एक्सप्लेन कर रहा हूँ। आप क्या करें, इस फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ कर लें। ग्राफ, आपको पता है कि ये इस वक्त जो फंक्शन है वो लीनियर है। लीनियर है ना, क्योंकि इसमें कोई भी क्वाड्रेटिक फॉर्म में नहीं आ रहा, तो इसका फंक्शन है लीनियर। अब ये जो लीनियर फंक्शन होता है, इसका जो ग्राफ होता है वो एक स्ट्रेट लाइन होती है, स्ट्रेट लाइन। अब क्या करें, आप एक्स एक्सिस पे ग्राफ ड्रॉ करने के लिए इधर x ले लें और इधर f ले लें, वैल्यू ऑफ द फंक्शन। पहले आप x की मिनिमम वैल्यू जो है वो इस फंक्शन में पुट कर दें 0, तो आंसर आएगा 0.2, आप नोट कर लें। फिर मैक्सिमम वैल्यू इसमें पुट कर दें 10, इसमें जब आप 10 पुट करोगे 0.02 10, और इसको अगर आप सिंप्लीफाई करोगे तो एग्जैक्टली 0.2 आंसर आ जाएगा, दैट इज 0। तो आप अगर इस ग्राफ को ड्रॉ करें तो मैं कहता हूं कि ये फर्ज करें 0.2 है, 0.2, और ये 0 है और ये 10 है। x अगर 0 होगा तो f की वैल्यू आती है 0.2, और अगर x 10 होगा तो f की वैल्यू आती है 0। और इसके बाद अगर आप इसको ड्रॉ कर देंगे तो आप कह सकते हैं कि आपने ऊपर वाले फंक्शन का एक ग्राफ ड्रॉ कर दिया फ्रॉम 0 टू 10। 0 पर f की वैल्यू 0.2 थी, 10 पर 0 थी, इससे बाहर तो ग्राफ में जाने नहीं है, तो मैंने ये ग्राफ ड्रॉ कर दिया, दिस इज 0.2, दिस इज 10, और ये मैंने एक ग्राफ ड्रॉ कर दिया। ठीक, अब क्या फाइंड करना है, एरिया फाइंड करना है इस पूरे रीजन का, लाइक दिस वन, ये एरिया फाइंड करना है। अब देखिए, ये तो एक वेल नोन ग्राफिकल शेप है, ट्राइंगल, और एरिया फाइंड करना है इस रीजन का। इस रीजन की शेप है ट्राइंगल, तो आप ट्राइंगल का एरिया फाइंड करते हैं। राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया का फॉर्मूला होता है 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाय द हाइट। फॉर्मूले से, क्योंकि ट्राइंगल है, एरिया फाइंड करना था, ट्राइंगल के एरिया फाइंड करते गए। 1/2 बेस, ये है उसकी बेस, यहां से लेके यहां तक, और वो कितना होगा 10, तो बेस तो आ गई 10। ट्राइंगल की हाइट, ये है हाइट, और ये हाइट हमें पता है कि 0.2 से ऊपर नहीं जा रही, तो 0.2, इनको मल्टीप्लाई किया, आंसर 1 आ गया। सब की सब वैल्यू x की यहां पुट करोगे, fx का आंसर पॉजिटिव आएगा। जितनी पॉसिबल वैल्यूज है x की, उसके अंदर अंदर इसका आंसर एरिया 1 आता है, किसी जगह पर गैस की ब्रेक नहीं आएगी, तो ये एक प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन प्रूफ हो गया। दिस फंक्शन इज अ PDF प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन बिकॉज इट सेटिस्फाई ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ द डेंसिटी फंक्शन। कहता अब अगर फर्ज करें प्रोबेबिलिटीज कैलकुलेट करनी हो, ये है ना ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, अब हम इससे प्रोबेबिलिटीज कैलकुलेट कर सकते हैं। लेस देन 4 मिनट, क्या प्रोबेबिलिटी है, क्या चांस है कि जो PIA की फ्लाइट है जो कि UK से आ रही है, वो कितना डिले हो जाएगा, लेस देन 4 आवर्स। कम से कम वैल्यू कितनी, ज्यादा से ज्यादा 10, 0, 4, और हमें उसने कहा लेस देन 4 आवर्स।
0 से लेके 4 आवर्स तक हो सकता है, 3 घंटे, और फिर आपको पता ना उसी तरह से चंद सेकंड, बहुत सारी वैल्यूज पॉसिबल है। वो कहता है 0 से 4 आवर्स तक जितनी वैल्यूज बनती हैं सारी की सारी वैल्यूज का एरिया फाइंड करते हैं, सारी की सारी वैल्यूज का एरिया फाइंड करते हैं। ये अब क्वेश्चन है आपका। अब आप क्या करें, हमने कहां तक जाना, मैक्सिमम 4 तक। अब आप उस ग्राफ, समझ ले ग्राफ का वो पोर्शन कंसिडर कर लें, मिनिमम वैल्यू x की 0, क्योंकि 0 से 10 तक है ना, और हमने मैक्सिमम 4 तक जाना है, तो पहले 0 पे, वो हमें पता है ग्राफ की वैल्यू 0.2 है, और x को अगर आप 4 रखोगे तो वो आता है 0.12। तो 0 पर उसी तरह से 0.2, और x की वैल्यू अगर आप 4 रखोगे 4, तो ये आपके पास ग्राफ इतना रह जाएगा। अब आपने इसका एरिया फाइंड करना है, वो जो मैंने शेड किया हुआ है दिस वन। सबसे पहली बात कि अगर आप इस पोर्शन की बात करें और इसके एरिया की बात करें तो ये ट्राइंगल तो नहीं है, इट इज नॉट अ ट्राइंगल। ये जो शेप है इसे हम ट्रापीजियम बोलते हैं, ट्रापीजियम। दिस शेप इज कॉल्ड ट्रापीजियम शेप, कुछ ऐसे। इसकी ये 2 साइड पैरेलल और ये इनके दरमियान हाइट। ये उठा के अगर आप वर्टिकल बना दें तो ये ग्राफ ऐसे बन जाएगा, ठीक है ना, जैसे मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है। क्या करते क्या है कि ये जो पैरेलल साइड्स हैं इनकी ले लेते हैं आप एवरेज, क्योंकि एक साइड बड़ी है एक साइड छोटी है। आप इन पैरेलल साइड की ले लेंगे एवरेज, सम ऑफ द पैरेलल साइड्स, और ये 2 हैं डिवाइडेड बाय 2, तो ये समझ लें आपके पास हाइट, और ये आपके पास हाइट है, जस्ट लाइक रेक्टेंगल एरिया की तरह। रेक्टेंगल एरिया क्या आता है, हाइट इंटू विड्थ या लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ मुख्तलिफ है जी, कौन सी लेनी है, एवरेज कर लें, तो ये हो गई एवरेज लेंथ इंटू ब्रेथ। तो जैसे रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करते हैं, ट्रापीजियम का एरिया उसी कॉन्सेप्ट के साथ, कि जिसमें लेंथ चूंकि उसकी दोनों डिफरेंट होती हैं, रेक्टेंगल की तो सेम होती है ना, रेक्टेंगल की सेम होती है। आप इसको ले लें इसको ले लें, एक ही बात है। अब मसला यह था इसे लेंगे तो कम है, इसे लेंगे तो ज्यादा है, तो आप इसकी एवरेज लेंगे। दिस इज द एवरेज लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, तो आपके पास बिल्कुल इसका ट्रापीजियम का एरिया जो है वो आपके पास आ जाएगा। अब पैरेलल साइड की लेंथ, एक साइड ये है, ये वाली 0.2, एक है f की वैल्यू यहां से लेके यहां तक 4 पे, और 4 पे जो f की वैल्यू आती है वो 0.12, सम ऑफ पैरेलल साइड डिवाइडेड बाय 2 एंड मल्टीप्लाई बाय द हाइट, ये वाली इतना डिस्टेंस इनके दरमियान 0 से लेके 4 तक, तो कितना हो गया ये 4। तो जो साइड्स आपस में पैरेलल है उनकी एवरेज लेंथ लेंगे, और उनके दरमियान का डिस्टेंस, कितना उनके दरमियान डिस्टेंस है उसे हाइट कहेंगे, और एरिया फाइंड करते हैं। तो ये जो आपके पास एरिया आएगा फ्रॉम 0 to 4 वो 0.64 है। तो 64% चांस है कि PIA की फ्लाइट अगर लेट होगी तो वो 4 घंटे से कम ही लेट होगी, मे बी 3 घंटे, 3.5 घंटे पे कुछ सेकंड भी। 64% चांस है कि PIA की फ्लाइट जो यूके से आ रही है इस डेटा के मुताबिक वो 4 घंटे से कम ही डिले होगा, तो वो हम उसको कह सकते हैं कि वो 64% है। अब अगेन 2 से लेके 6 तक, 2 घंटे से लेके 6 घंटे तक PIA की फ्लाइट डिले हो जाएगी, क्या चांस है। अब आपने एरिया जो कंसिडर करना है, यहां पर मिनिमम वैल्यू है 2, तो F2 कैलकुलेट कर लें 0.16, मैक्सिमम वैल्यू पर है 6, F6 कैलकुलेट कर लिया 0.08। अगर आप इसे ग्राफ पे मेंशन करो तो x है 2, ये 2, और इस 2 पे जो हाइट आ रही है, ये वाली हाइट वो आ रही है 0.16, फिर x 6 है, ये है 6, और इस पर ये जो हाइट आ रही है ये है 0.08 जो यहाँ कैलकुलेट किया है।
अब आपने ये वाला एरिया कैलकुलेट करना दिस वन, और अगेन ये फिर एक ट्रापीजियम है, सम एवरेज ले लेंगे उन साइड की जो कि आपस में पैरेलल हैं, इसकी और इसकी एवरेज लेंगे, ये एवरेज आ गई डिवाइडेड बाय 2, और ये डिस्टेंस कितना है 6 तो नहीं है, 6 तो यहाँ से है, इस 6 में से ये 2 अगर माइनस कर देंगे तो ये डिस्टेंस 4 बचता है, तो 48% चांस है कि जीपीआई की जो फ्लाइट डिले हो जाएगी यूके से जो आने वाली है, 48% चांस है कि वो 2 से लेके 6 घंटे के दरमियान लेट होगी। लास्ट वन इज ग्रेटर देन 6, तो मिनिमम वैल्यू 6 और मैक्सिमम 10 पता ना हमें, तो मिनिमम वैल्यू उसकी 6, मैक्सिमम वैल्यू उसकी 10, तो ग्राफ में 6 ये वाला 6 पर हाइट मेजर की तो वो 0.08 आती है, ये 0.08, और 10 पर उसकी वैल्यू 0, और ग्राफ ये बन गया दिस वन। आप इसे रेक्टेंगल्स के थ्रू भी कर सकते हो, क्योंकि ट्राइंगल्स ये बन गए ना, एक राइट एंगल ट्राइंगल, या आप इसको ऐसे कह दें कि जी एक साइड उसकी जो है वो 0.08 है दिस वन, और इधर साइड है 0, 1/2 मल्टीप्लाई विद 4 60%, ये देखिए वही बन गया है 1/2 बेस इंटू हाइट, वही बना ना 1/2, अगर मैं राइट एंगल ट्राइंगल की बात करूं, बेस ये कितना है 4 इंटू हाइट ये कितना है 0.08, तो वही बात है एग्जैक्टली। आप उसको ट्रापेजियम कह दें या उसी फार्मूले को यूज करते तो 16% चांस है कि उसकी जो लाइट डिले हो जाएगी वो 6 घंटे से भी ज्यादा वो डिले हो जाएगी। तो एक वे से मैंने कहा कि जी ये वेल नो एरिया ही फाइंड करना है जिसकी आप प्रोबेबिलिटीज कैलकुलेट करते हो, कभी वो ट्राइंगल बन जाती है, कभी वो ट्रापीजियम बन जाता है, और हम ट्राइंगल ट्रापीजियम या रेक्टेंगल्स वगैरह के एरिया चूंकि हमें आते हैं कैलकुलेट करने, हम आसानी से उनका एरिया कैलकुलेट कर लेते हैं, और एरिया मीन उसकी प्रोबेबिलिटीज जो हैं वो हम उसको कैलकुलेट कर, उसकी हम प्रोबेबिलिटीज जो हैं वो कैलकुलेट कर पाएंगे। अब इसका जरा एक अल्टरनेटिव वे और फिर एक नेक्स्ट एग्जांपल करेंगे जिसमें ये पता चलेगा कि ये जो टेक्निक हम यूज कर रहे हैं ये एरिया फाइंड करने की, कि जिसमें वेल नोन शेप्स बन जाती हैं और हम उनका एरिया फाइंड कर लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल में पता चलेगा कि अगर वो एरिया जो फाइंड करना हो वो वेल नोन शेप्स ना हो, ना वो रेक्टेंगल है, ना वो ट्रायंगल है, ना वो ट्रापीजियम है, तो फिर हम उसका एरिया कैसे फाइंड करेंगे। तो एक जनरल मेथड ये है, अब वही एग्जांपल है, उसको अब बजाय इसके कि हम उसको ड्रॉ करें, शेप्स देखें और फिर डिसीजन करें कि जी ये इसकी प्रोबेबिलिटी इस तरह से आती है, हम करना हमने क्या है, फर्ज करें वही काम करना, तो हमने चेक करना है कि 0 से लेकर 10 तक तमाम जो प्रोबेबिलिटीज हैं क्या उनका सम 1 आता है। अब सम की बजाय क्या यूज करेंगे, इंटेग्रल। अब मैं ग्राफ नहीं देख रहा, मैं कह रहा हूं कि अगर वो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है तो जो उसकी पॉसिबल रेंज है विद इन दैट रेंज उसका इंटेग्रल का आंसर 1 आना चाहिए। अगर ऐसा है तो ये एक प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन डिक्लेयर हो जाएगा। एरिया ही है ये, 0 कौन सा एरिया, 0 से लेकर 10 तक। लेकिन इस दफा मैं इस ग्राफ को नहीं देख रहा, बल्कि हम कह रहे हैं कि इसको मैथमेटिकली सॉल्व करते हैं इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट कि ये क्या शेप बनती है। वैसे तो हमने कर चुके हैं, ये एक रेक्टेंगल ट्रायंगल बनती है, एरिया फाइंड कर चुके हैं, लेकिन हम कहते हैं हमें कोई कंसर्न नहीं है ये क्या शेप है, हम तो एक जनरल सा मेथड लगा दिया करेंगे। तो 0 से 10 वैल्यूज प्लेस की fx की और dx। अब ये जो आपके पास है इंटीग्रेशन का, मैं आपको आपके टीचर मुझे बता चुके हैं कि बड़े हमने डिटेल से इंटीग्रेशन का डेफिनेट इंटेग्रल्स सॉल्व किए हुए हैं। बहरहाल मैं थोड़ा सा इसको जो है वो आपको एक्सप्लेन कर देता हूं कि इसकी इंटीग्रेशन करनी हो और कोई फंक्शन के दरमियान प्लस या माइनस आ जाए
आप उस हर एक को अलहदा अलहदा से ट्रीट करेंगे। 0.2 अलहदा से ट्रीट होगा एंड 0.02 ये आप इसका इंटीग्रेशन अलहदा से ट्रीट करेंगे। 0.2 का इंटेग्रल लेना हो, 0.2 आप समझें इसके साथ x लगा हुआ है और 0 आ रहा है। 0.2 कांस्टेंट है, आप समझ लें इसके साथ x लिखा हुआ है और उसकी पावर है 0। रूल ये है कि आप क्या किया करेंगे, इंटीग्रेशन में जो वेरिएबल्स हैं उसकी पावर में एक इंक्रीज करेंगे और डिवाइडेड बाय जो आंसर आएगा वो नीचे मिलेंगे। तो इसके मुताबिक 0.2 और x तो नीचे आ गया 1। तो इसका जो डेरिवेटिव आ गया पहले पोर्शन का वो तुझे आ गया 0.2 एंड x। अब जो सेकंड है 0.02 और x, ये कांस्टेंट एज इट इज ही लिखा रहने दें, एज इट इज। तो ये जो कांस्टेंट है वो तो 0.02 एज इट इज आ जाएगा। अब x की पावर कितनी है 1, एक पावर इंक्रीज कर दें वो 2 हो गई और डिवाइडेड बाय 2, ये दूसरे कंपोनेंट का इंटीग्रल आ गया। और दरमियान में क्या सिंबल है नेगेटिव, तो नेगेटिव लिख दिया, इसका इंटीग्रल आ गया, इसका इंटीग्रल आ गया। और डेफिनेट इंटीग्रल में हम लिखते हैं फ्रॉम 10 to 0, पहले जहां जहां x आ रहा है वहां 10 रख देंगे, माइनस साइन यूज करेंगे और फिर जहां x आ रहा है वहां 0 कर देंगे, तो ये 0 हो जाएगा। और इसको जब आप मैथमेटिकली सॉल्व करोगे और इसका आंसर जो है वो हमारे पास 1 आ जाएगा। तो हमें इररिस्पेक्टिव कि उसकी शेप क्या थी हम उसको करते हैं। देखिए जो इंटीग्रेशन है, जो कोर्सेज आप पढ़ चुके हैं उनमें अगर कोई चीज़ पढ़ाई जा चुकी है, कोई नेक्स्ट कोर्स में वो टीचर उस चीज़ को यूज़ करेगा तो आपको सारा तो नहीं सिखाना स्टार्ट कर देगा। तो मैंने थोड़ा सा आपको रिवाइज समझ लें या आपको याद करवा दिया कि आप किस तरह से करते हैं। अच्छा, ये जो इंटीग्रेशन वाली ऑप्शन है ये डायरेक्ट कैलकुलेटर्स पर भी अवेलेबल है। यही मुश्किल है ना, आल दो मैंने आपको सिखा दिया है कि ये किस तरह से आप इसको कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन आपके पास डायरेक्ट कैलकुलेटर पर भी अवेलेबल है, डेफिनेट इंटीग्रल्स की। कहाँ पर ये अवेलेबल है, ये देखें, ये इंटीग्रल दिया हुआ है, दिस वन, ये अवेलेबल है। आप इसको प्रेस कर दें, इंटीग्रल आ गया, कर्सर आपकी ब्लिंक कर रही है विद इन अ वैल्यू, ब्रैकेट यूज कर लें, बिल्कुल उसी तरह से लिख दें जिस तरह से आपके पास ये चीज लिखी गई है, नेगेटिव 0.02 और आपको पता है एक्स भी अवेलेबल है, अल्फा और क्लोजिंग पैरेंथेसिस में एक्स और एग्जैक्टली उसी तरह से ही आपने लिख दिया जिस तरह से ये एक्सप्रेशन लिखी हुई थी। इसके बाद अगर आप राइट एरो प्रेस करोगे तो ये फर्स्ट बॉक्स में आ जाएगी, वहां 0, अब एरो प्रेस करोगे तो 10 और उसके बाद इक्वल का बटन, आंसर इज 1। हमने मैनुअली भी करके देखा, डायरेक्ट कैलकुलेटर से भी करके देखा, तो आंसर इज 1। ठीक है, तो अब जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें भी अब हम ऐसे ही करेंगे। अब लेस देन 4 आप उसकी पॉसिबल रेंज लिख लिया करें। आप कहेंगे 10, 0, 4, तो आपने यहां से यहां तक जाना है, इंटीग्रल सॉल्व करना है फ्रॉम 0 to up to 4 fx dx। अब उसी तरह से आप इसको अगर मैनुअली करेंगे तो वही, पहले आप इंटीग्रल लें, पहले x की जगह 4 रखें और फिर x की जगह 0 और आंसर, सेम आंसर आ जाएगा। कैलकुलेटर से अब आपको पता चल ही गया है कि कैसे आपने इसको परफॉर्म करना है। मैं इसी फंक्शंस को रिकॉल कर लेता हूँ, और तो कोई चीज़ चेंज नहीं करनी सिवाय इसके कि आपके पास ये 0 to up to 4 आना चाहिए, ऐसे ही है ना। तो आप इसे डेल कर दें और 4 और डेल, इसको डेसिमल्स में ले जाएं तो 0.64 तो 0.64 एंड सो ऑन। अब आप बाकी कंपोनेंट भी आपको पता है, सिर्फ आपको लिमिट्स ही बदलनी है ना, बाकी तो हर जगह यही फंक्शन आएगा। अब आपको लिमिट्स बदलनी है, पहले 6 के साथ फिर 2 के साथ,
we will get the same answer 48%. 6 to 10 क्योंकि उसने कहा था मोर देन 6, तो 6 to 10 आंसर वही, पहले 10 के साथ फिर 6 के साथ और 10। अब कैलकुलेटर से भी अगर आप 6 to 10 करना चाहते हैं तो 6 to 10 तो सिर्फ आपको क्या चीज, इनकी लिमिट चेंज करनी होगी। इधर आ जाएगा 6 और ऊपर आ जाएगा 10। .16 तो देखिए इसमें अब हमें इससे कोई गर्ज नहीं है कि जो एरिया फाइंड करना है, यानी कि जो प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है जिस पोर्शन की, उसकी कौन सी ज्योमेट्रिकल शेप बनती है, ताकि हम उसी का फार्मूला अप्लाई करके ट्रापीजियम का या रेक्टेंगल का तो कर सके। तो मैंने आपको दो अप्रोचेस एक्चुअली सिखा दी। कोई ना हो कि आप कहें जी एरिया फाइंड करना तो आता था, तो हम ये शेप बनी हुई है स्क्वायर बनती है, इसका एरिया फाइंड करना है तो स्क्वायर की तरह कर लें, ट्रायंगल की तरह कर लें, रेक्टेंगल की तरह कर लें, तो किया जा सकता है। लेकिन प्रॉब्लम कहां पर आएगी, जब वो एरिया जिसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है वो कोई वेल नोन शेप नहीं होगी। लाइक द नेक्स्ट वन, फर्ज करिए आपके पास एक और एग्जांपल है, कहता है कंसीडर द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। कहता है ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है, चेक नहीं करना है, कहता है ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, यानी कि उसकी सारी कंडीशन पूरी कर रहा है। और इसमें x की जो कम से कम वैल्यू हो सकती है वो 0 और ज्यादा से ज्यादा जो वैल्यू हो सकती है वो 6। और ये उसने उस फंक्शन की डेफिनेशन दी हुई है 1/36x × 6 - x। अब चेक नहीं करना ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है, ये है। अगर आप चेक करना भी चाहें तो 0 to 6 fx × dx आप इसको चेक करेंगे तो ये आंसर 1 आ जाएगा। यहां तो उसने कहा है ना चेक करें, वो तो चेक करना है, लेकिन ये कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग डेंसिटी फंक्शन, तो है। कहता है ये जरा प्रोबेबिलिटीज बता दें। 3 ग्रेटर देन 5 लेस देन और इक्वल टू 3 एंड फ्रॉम 3 to 5। अब तो अगर हम पहली अप्रोच पे जाएं तो पहला जो प्रॉब्लम आएगा वो इस फंक्शन को ड्रॉ करना आएगा। लीनियर हो ना, फिर तो आप मिनिमम पर वैल्यू ले लें, मैक्सिमम पर वैल्यू ले लें और बिल्कुल सीधी लाइन के साथ मिला दें और ग्राफ आपका तैयार हो जाएगा। लेकिन अगर आप इनको पहले मल्टीप्लाई करो तो 1/36 × 6x - x हो गया। ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ क्या होता है, पैराबोलिक शेप। तो ये मैंने राइट साइड पे जो ग्राफ बनाया हुआ है ये इसी फंक्शन का है, दैट इज द पैराबोलिक शेप। अब इसके लिए आपको थोड़ी एफर्ट ज्यादा करनी पड़ती है इस ग्राफ को स्केच करने में, तो मैं बहरहाल आपको ग्राफ के थ्रू स्केच नहीं करवाऊंगा। लेकिन मसला यही आएगा कि जी इस तरह से तो ग्राफिकल वे से अगर करेंगे तो ये तो ग्राफ बनाना भी तो एक टफ होगा। यस टफ है। अब दूसरा देखें प्रॉब्लम क्या है। हमें ये पता है मैक्सिमम वैल्यू 6 है। कहता क्या प्रोबेबिलिटी है कि x की वैल्यू 5 और ग्रेटर देन 5। अब अगर मैं पहली अप्रोच को फॉलो करूं और 5 पर जाके कह दूं कि जी वैल्यू आपने फाइंड करनी है 5 और ग्रेटर देन 5, और ये वाली शेप बनती है, ये वाली, ये ट्रायंगल नहीं है, इसलिए कि चले ये तो ठीक है, ये भी ठीक है, लेकिन ये जो लाइन आ रही है ये कर्व करके ऐसे करके आ रही है। अगर मैं इसको ज़्यादा मुनासिब तरीके से बनाऊं तो आप समझ लें ये ऐसे करके कर्व आ रही है। ये सीधी लाइन तो नहीं है ना, ये इस तरह से तो नहीं है या इस तरह से तो नहीं है, ये तो कर्व फॉर्म में आहिस्ता आहिस्ता कर्व है, ये तो कोई वेल नोन शेप ही नहीं है। अब जो पहला मेथड आपको बताया था कि जी देख लें जिसका एरिया फाइंड करना है वो कौन सी ऐसी वेल नोन शेप है, तो वो तो कोई भी नहीं वेल नोन शेप, सच नहीं है। तो अब इसकी प्रोबेबिलिटी कैसे फिर फाइंड करें। यस अब समझ आएगी कि जो सेकंड मेथड हमने अडॉप्ट किया था कि आप जस्ट एरिया फाइंड करें अंडर द कर्व अबव द एक्स एक्सिस फ्रॉम 5 to 6, मतलब इंटीग्रल सॉल्व कर दें, उसका इंटीग्रल सॉल्व कर दें फ्रॉम 5 to 6, उसका इंटीग्रल सॉल्व कर दें फ्रॉम 5 to 6। अब मैनुअल यस पौधा 6 वैसे आ जाएगा, ये जो x है इसकी पावर इंक्रीज करेंगे, पावर से डिवाइड करेंगे, ये वाला आ जाएगा।
एक्स स्क्वायर पावर इंक्रीज की, पावर से डिवाइड किया, माइनस माइनस, और डेफिनेट इंटीग्रल 6 to 5 मैनुअली कैलकुलेट करें और आपका आंसर ले लें। तो आपने इसका एरिया फाइंड कर लिया, इस चीज का, इस ग्राफ के अंदर अंदर का आपने एरिया, और एरिया मीन प्रोबेबिलिटी। इस दफा ये कोई वेल नोन शेप नहीं थी, तो मुझे इंटीग्रेशन वाला ही मेथड जो है वो यूज करके और उसकी वैल्यू जो है वो डिटरमिन करनी पड़ी। अच्छा, अब अगर इसे कैलकुलेटर पे लिखना है आपको, फर्ज करें मैं अगर इसको कैलकुलेटर्स पे लिखता हूं, एक तो बात यह है कि जब आप मैनुअली करते हैं तो कांस्टेंट तो आप बाहर लिख लेते हैं, ऐसे ही है ना, लेकिन कैलकुलेटर में आपने जो भी कैलकुलेशन करनी है, लिखनी है, वो अंडर द इंटीग्रल साइन करनी है। अब यहां पर मुझे लिखना है 1/36, तो मैं ये फ्रैक्शन बॉक्स ले लेता हूं, 1/36, राइट एरो करें ताकि ये इसके पैरेलल आ जाए, और यहां पर जो कुछ भी करना है वो विद इन अ ब्रैकेट लिखना है। क्या लिखना है? 6x माइनस एक्स स्क्वायर। जी आपने लिख दिया। राइट एरो करें, एक दफा दो दफा तो ये बॉक्स में चले जाएगा, और ये आपके पास आ जाएगा फ्रॉम 5 to 6 इक्वल 2/27 और 0.074 और राउंडिंग में 1.074 एंड 1 आंसर आ गया। मैनुअली आपको आना चाहिए, हो सकता है किसी जगह पर ये काम ही ना करे लाइक, तो आसान हो गया। अब ये जनरल रूल बन गया कि जी कंटिन्यूस केस में अगर हमने कोई प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी हो, एक तो बात है वो किसी स्पेसिफिक इंटरवल की आएगी, और कैसे फाइंड करनी है उस इंटरवल का एरिया फाइंड कर दें। अगर तो वो वेल नोन शेप है तो वो जो ट्रायंगल, ट्रापीजियम जो भी आते हैं, अगर देखना ये क्लियर है तो उसी से। और इस एग्जांपल में कहा है एक तो ग्राफ ड्रॉ करना मुश्किल है और एक ये वेल नोन शेप नहीं है, तो फिर एक जनरल मेथड अडॉप्ट करें। क्या? इंटीग्रल सॉल्व कर दें उन दो लिमिट्स के दरमियान जिसके दरमियान आपने एरिया जो है वो फाइंड आउट करना है। सिमिलरली अब आपको क्लियर है लेस देन 3। अब लेस देन 3 जो सेकंड पार्ट है, अब वो कहां से जाना है? आपने कहा ये तो एक लेस देन 3 जाना है, ये आपके पास है 0 to 6, 3 लेस देन 3, तो आपने 0 से लेके 3 तक की प्रोबेबिलिटी जो है वो कैलकुलेट करनी है। तो 0 to 3 उसी में अब आप वैल्यूज प्लेस करेंगे, कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं, और ये आंसर आपके पास आ जाएगा 0.5। फ्रॉम 3 to 5 सिंपल है, फ्रॉम 3 to 5 उसी इंटीग्रल को सॉल्व करेंगे, लेकिन उसकी लिमिट जो है वो फ्रॉम 3 to 5 जो है वो रख देंगे। एक दफा अगर आपने मैनुअली कर भी ली है, उसी में बस आप वैल्यू चेंज करते जाएंगे तो 0.4059 आ जाएगा। तो बड़ी सिंपल वे से आप प्रोबेबिलिटीज फाइंड कर रहे हैं। क्या? अगर आपको इंटीग्रल आता है, जो आना चाहिए, आपने पिछले सेमेस्टर में पढ़ा हुआ है, और इधर जो यूज भी मैं कर रहा हूँ ना इंटीग्रल, आप देख रहे हो बड़े सिंपल से हैं, तो ये पावर एक इंक्रीज कर दें और उस पावर तो बड़े सिंपल से इंटीग्रल। अच्छा जी, नेक्स्ट एग्जांपल है कंसिडर द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। कहता है ये नीचे प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है, लेकिन इसमें एक अननोन आ रहा है के, ये अननोन आ रहा है के, और इसकी पॉसिबल वैल्यूज जो हैं वो क्या है? फ्रॉम 0 to 4। पहला पार्ट कह रहा है कि जी आप के की वैल्यू तो बताएं। यस, के इज अननोन। ऊपर उसने कहा हुआ ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है, ठीक है ना। तो इसका मतलब फिर ये हुआ कि जी इसका जो आंसर है इज इक्वल टू 1। इक्वल आ गया साइन, ये इक्वेशन है, और अननोन फाइंड करने के लिए क्या किस चीज की जरूरत होती है? इक्वेशन की। तो आपको इक्वेशन मिल जाएगी, इस इक्वेशन को सॉल्व कर लें, ठीक है ना। तो कैसे सॉल्व करना है जी? सिंपल, के इंटीग्रल 0 to 4 x square dx इज इक्वल टू के, और इसका क्या इंटीग्रल आएगा? इसका इंटीग्रल आएगा x क्यूब बाय 3, दैट शुड बी 1 फ्रॉम 4 0, दैट शुड बी 1, और k नॉट 4, k, और k से आपका आंसर यहां से आ जाएगा। तो के का आंसर आ गया। के, इसका इंटीग्रल लिया, वैल्यूज प्लेस की,
इट शुड बी इक्वल टू 1 होना चाहिए। पहले 4 प्लेस करेंगे फिर 0 प्लेस करेंगे ना, तो 0 हो जाएगा। एक आंसर आ गया, क्या 3/64। ये आपके पास उसका डेफिनेट इंटीग्रल का आंसर आ गया। अच्छा, अगर आप इसको कैलकुलेटर से करना चाहें तो आप सिंपली ये पोर्शन सॉल्व कर लेना कैलकुलेटर से, ये वाला, ये तो हो जाएगा ना। बस ये पोर्शन सॉल्व करके और जो भी आंसर आए उसके साथ के लगा लें। ये कैलकुलेटर से सॉल्व करके प्लेस कर दें यहां पर, ये तो सॉल्व हो जाएगा, एक आंसर आ जाएगा आपके लिए। अच्छा जी, सेकंड पार्ट है। अच्छा, चूंकि के मालूम हो चुका है, अब हम यहां पर के की जगह 3/64 और x², अब आपके पास एक कंप्लीट डेंसिटी फंक्शन आ गया और उससे आप इसकी प्रोबेबिलिटीज जो है फ्रॉम 1 to 3 वो फाइंड आउट कर लेंगे। उसने कहा था ये आंसर आना चाहिए, ये आंसर आ रहा है फ्रॉम 1 to 3 और के की जगह क्या आएगा 3/64। अच्छा जी, लास्ट उसने कहा है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी फाइंड करें, ए गिवन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी, याद है ऊपर आएगा इन दोनों का इंटरसेक्शन, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी रूल एंड डिवाइडेड बाय बी। अब वो कहता है ए और बी क्या है, यहां तो इंटरवल से प्रोबेबिलिटी आनी है, तो कहता है ये ए और बी इंटरवल ही है। ए एक ऐसा इंटरवल है जिसमें वो तमाम एक्स की वैल्यूज हैं वो जो 2 और 2 से बड़ी हैं, और हमें पता है ज्यादा से ज्यादा 4 तक ही जा सकते हैं। तमाम एक्स की वैल्यूज जो 2 या 2 से ग्रेटर है वो ए इंटरवल है, और दूसरा जो इंटरवल है बी उसमें तमाम वो एक्स की वैल्यूज हैं जो 3.5 या उससे कम है। ये दो इंटरवल्स हैं। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कैसा कैलकुलेट करनी है, ये अब चूंकि के की वैल्यू हमें मालूम हो चुकी है x², ये पॉसिबल रेंज आप समझ लें, ये मैंने पॉसिबल रेंज लिखी हुई है 0 से 4, उसमें ये ए है, तमाम वैल्यूज जो 2 या 2 से बड़ी हों ये ए है, 4 तक जा सकती है। बी, तमाम वैल्यूज जो 3.5 यानी 3.5 आएगा उससे या उससे कम है 0 तक, ठीक है ना। इंटरवल 0 से 4 और उसमें उसने इसकी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आपसे पूछी है। अब जब हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी लिखते हैं ऊपर हमें क्या चाहिए, इनका कॉमन इंटरसेक्शन चाहिए। अब आपने देखना है कि अगर ए का इंटरवल 2 और ग्रेटर देन 2 है और बी का इंटरवल 3.5 और उससे लेस है, तो दोनों का कॉमन इंटरवल क्या बनता है। छोटा सा ग्राफ स्केच करते हैं, 2 या 2 से बड़ी, 3 या 3 से कम, दोनों कहाँ कॉमन आ रहे हैं, ये 2 और 3.5। तो ए इंटरसेक्शन बी का जो कॉमन इंटरवल आ रहा है वो आपके पास आ रहा है x की तमाम वैल्यू जो 3.5 या उससे कम होंगी लेकिन वो 2 से ग्रेटर होंगी, तो ये इसका इंटरवल आ रहा है। अब अगर आपने इसकी प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी हो तो आप इंटीग्रल कैलकुलेट करेंगे फ्रॉम 2 to 3.5 fx dx। तो आप एक छोटा सा स्केच बना के उनका ए इंटरसेक्ट, दो इंटरवल्स है ना ए और बी, उसका कॉमन इंटरवल जो है वो आप लोग फाइंड कर लेंगे। तो वो जो कॉमन इंटरवल आ रहा है वो आ रहा है फ्रॉम 2 to 3.5। इंटीग्रल सॉल्व कर दें इस तरह 0.5449। मैं अब वो मैनुअल इंटीग्रल नहीं आपको करवा रहा, जो कि सिंपल है और आपको पता है जी कैसे करना है। x² का इंटीग्रल क्या आएगा, x3/3। अब चाहिए आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। बी एक इंटरवल है, कौन सा, 3.5 से लेस, 3.5 से लेस, ये वाला कहां तक, 0 तक। तो आप उसकी प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करोगे फ्रॉम 0 to 3.5। आंसर, अब इन दोनों को डिवाइड कर दीजिएगा 0.8134। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का आंसर आ गया 0.8134। उसी तरह से पहले वहां पर कॉमन वैल्यूज लेते थे, अब वहां पर कॉमन इंटरवल में जो वैल्यूज आएंगी वो लेंगे, और प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करने के लिए हमें इंटीग्रल जो है वो हमें सॉल्व करना होगा और उसकी वैल्यू डिटरमिन कर सकते हैं।
अच्छा, कुछ इसी किस्म का ही ये पोर्शन है, लेकिन इसमें जो x की वैल्यूज हैं वो कहता है ये जो फंक्शन है उसका बिहेवियर वो मुख्तलफ जगह पर मुख्तलफ है। अगर तो x 0 से 2 रहता है फिर उसका बिहेवियर ये है। अगर वो 2 से 3 में उसकी वैल्यू चेंज होती है तो फिर कहता है जी उसका बिहेवियर जो है वो चेंज हो जाता है। और अगर हम ये कहें कि 0 से 3 तक उसने दिया हुआ है, अगर वो वैल्यू x की 3 से बाहर चले जाती है या 0 से कम हो जाती है तो फिर इसका आंसर क्या है, वो कहता है जी अदरवाइज इसका आंसर 0 है। यानी कि ये जो फंक्शन है इसकी रेंज डिफाइन है 0 से 3 तक, इसमें 0 से 2 तक का बिहेवियर उसका ये वाला है और 2 से 3 तक का उसका बिहेवियर जो है वो ये है। पहले जितने भी प्रॉब्लम्स कर रहे थे उसमें इंटायर रेंज के ऊपर उस फंक्शन का पैटर्न कह दें, बिहेवियर कह दें, उसकी डेफिनेशन कह दें, थ्रू आउट वही रहती है। लेकिन इसमें स्प्लिट है, मैक्सिमम वैल्यू 3, मिनिमम वैल्यू 0, लेकिन यहां से 0 से 2 तक का उसका डेफिनेशन कह दें, बिहेवियर कह दें डिफरेंट, और 2 से 3 तक का बिहेवियर डिफरेंट। अब अगेन के अननोन है, कहता के फाइंड करें। सबसे पहले उसने कहा के फाइंड करें। अब हमें पता है कि x की मिनिमम वैल्यू 0 और मैक्सिमम कितनी 3, 0 से 3 तक का इसका आंसर 1 होना चाहिए। लेकिन अब दूसरों से डिफरेंट क्या है, ये कौन सा यूज करना है, ये वाला यूज करना है fx के, इसे यूज करना है। आपको स्प्लिट करना पड़ेगा पोर्शन, 0 से 2 तक जाएंगे उसके लिए ये यूज करेंगे, फिर 2 से 3 तक जाएंगे और उसके लिए ये वाला फंक्शन यूज करेंगे। तो आप बेसिकली 0 से 3 पे आपने 2 पोर्शन कर लिए, 0 से 2 और फिर 2 से 3। 0 से 2 जाएंगे तो पहले वाला फंक्शन यूज करेंगे और 2 से 3 तक जाएंगे तो सेकंड वाला फंक्शन जो है वो आप यूज कर लें। तो सेकंड फंक्शन जो है वो आप एग्जैक्टली यूज कर लें, ठीक है। उसके बाद उसी तरह से ही इसके इंटेग्रल्स वगैरह सॉल्व किए गए, इसका अलहदा से शुड बी 1, इनको सॉल्व किया और k का आंसर यहाँ से कैलकुलेट आपने कर लिया, दैट इज 1/4। तो ये एग्जांपल पिछले से इसलिए डिफरेंट है कि जी ये इंटरवल के जो डेफिनेशन कह दें या उसका जो बिहेवियर कह दें वो 2 मुख्तलिफ जगह पे जो है वो मुख्तलिफ आ रहा है और उसकी वैल्यू जो है वो हम लोग डिटरमिन कर पाएंगे। अब उसने क्वेश्चन किया है कि x इज लेस देन 1 की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है। आपने थोड़ा सा स्केच कर लिया करें, 3, 0 और 2 पर उसका बिहेवियर हो, ठीक। उसने अब कहा है आपको 1 यहाँ आएगा और 1 से लेस, तो 0 से लेके 1 तक की प्रोबेबिलिटी, लेकिन कौन सा यूज करना है इन दोनों में से, ये है कहता 0 से लेके 2 तक कोई भी इंटरवल यूज करना हो तो इसके लिए आपने ये वाली डेफिनेशन यूज करनी है। यानी कि k का आंसर भी आ चुका है 1/4, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करेंगे, 0 to 1 कैलकुलेट करेंगे, लेकिन फंक्शन जो यूज करेंगे वो ये वाला, और इसका आंसर क्या है 1/4 dx, इसको यूज करेंगे और ये आपके पास रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। तो यही मैंने k की पहले वैल्यू प्लेस कर दी, k की वैल्यू क्वेश्चन कर रहे हैं लेस देन 1, आपने देखना 1 किस इंटरवल में आएगा, वो अनिस इंटरवल में आता, तो ये वाला यूज करना आपने। और लेस देन 1 का मतलब है फ्रॉम 0 to 1, तो फ्रॉम 0 to 1 और इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, तो 1/4 इज द आंसर। सी पार्ट में उसने कहा है ग्रेटर देन 2.5, ग्रेटर देन 2.5, 2.5 इधर आएगा। एक बात तो क्लियर हो गई कि ये 2.5 से ग्रेटर 3 तक जा सकते हैं ना। फंक्शन कौन सा यूज करना है, ये 2 से 3 वाला जो किसके अंदर आ रहा है, 2 से 3 वाला, ये यूज करेंगे। तो ये वाला फंक्शन यूज करेंगे, 2 से 3 कैलकुलेटर से कर लें, खुद मैनुअल कर लें, तो उसकी प्रोबेबिलिटी आपके पास आ जाएगी, दैट इज 5/60। जो थर्ड वन है वो है 1 से 2.3 तक, ये वाला।
उसने जो आपको कैलकुलेशन कही है वो कहता है जी 1 से स्टार्ट हो, ठीक है, ये 1 है, और 2.3 तक जाना है, ये 2.3 है, तो यहां से लेके आपने यहां तक जाना। अगर तो ये सारा थ्रू आउट एक ही होता तो फिर तो मैंने सिंपली 1 से 2.3 और जो क्वेश्चन में फंक्शन मेंशन होता यहां पर मैंने वो यूज कर लेना था। लेकिन अब वो कहता है कि जी सिर्फ 2 तक ये फंक्शन यूज होगा, 2 के बाद जो भी यूज करना उसके लिए ये करना है। तो फिर आपको अपना, चूंकि आपका जो रिक्वायर्ड रेंज है उसका कुछ पोर्शन पहले इंटरवल में आ रहे हैं और कुछ पोर्शन दूसरे इंटरवल में, तो आप अपने क्वेश्चन को स्प्लिट कर लेंगे। आप कहेंगे हम 1 से स्टार्ट लेंगे, 1 से और 2 तक जाएंगे और इसके लिए फंक्शन यूज करेंगे ये वाला प्लस। अब 2 से स्टार्ट लेंगे, कहां तक जाना है, 2.3 तक, और इसके लिए जो इंटरवल यूज होगा वो ये वाला, और इसको सॉल्व कर देंगे। तो देखिए 1 से 2 तक गया, उसका फंक्शन अलहदा था, 2 से 2.3 तक और उसका फंक्शन जो है वो अलहदा से यूज किया गया, एंड देन उसकी प्रोबेबिलिटीज कैलकुलेट करके और आप उसका आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो क्वेश्चन में जो फंक्शन का बिहेवियर कह लें, वो कहता है जी 0 से 2 तक तो ये पैटर्न चलता है, लेकिन 2 से 3 तक का पैटर्न उसका जो है वो डिफरेंट है। अच्छा जी, यहां तक तो हमने प्रोबेबिलिटीज और इस तरह की चीजें जो है वो हमने कैलकुलेट कर दी। फर्ज करें मैं आपसे अगर ये कह दूं कि आप एवरेज टेम्परेचर, फर्ज करें एवरेज टेम्परेचर एक दिन का वो आपने कैलकुलेट करना है, और साथ में ये आपको बोल दूं कि टेम्परेचर लाइक, फर्ज करें ऐसा है नहीं लेकिन मैं कह रहा हूं टेम्परेचर जो चेंज होता है वो 1 घंटे के बाद ही होगा। ये आपको मैंने ऐसे ही जरा कंफर्म कर दिया। मतलब कि अगर आप सुबह 6 बजे रीडिंग एक लेंगे टेम्परेचर की, कि जी वो 23 डिग्री सेल्सियस था, फिर 6:07 से पहले पहले ये 23 डिग्री रहता है, 7 बजे नोट किया जाके तो चेंज हो चुका था, अब वो 26 डिग्री हो गया, 8 बजे नोट किया तो वो 29 डिग्री हो गया, एंड सो ऑन। फर्ज करें आपने ये टोटल 10 आवर्स तक की ये रीडिंग नोट की है, 10 घंटे, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 10 घंटे चले, और अगर मैं आपसे पूछूं कि इस दौरान एवरेज टेम्परेचर कितना है, तो आप इन 10 रीडिंग को ऐड कर लेंगे, जैसे सिंपल एवरेज कैलकुलेट करते हैं, जो भी 10 रीडिंग है डिवाइडेड बाय हाउ मेनी, 10, और आपने बता दिया एवरेज टेम्परेचर। ये डिस्क्रीट केस में तो ये ऐसा ही है कि जी 6 के बाद 7 ने, 7 के बाद 8 ने, 8 के बाद 9 ने, बिल्कुल ठीक है डिस्क्रीट में। लेकिन हमें पता है कि ये जो टाइम है ये तो डिस्क्रीट है ही नहीं, ये तो कंटिन्यूस है। मैं कहता हूँ 6 बजे जो टेम्परेचर है, अगर आप 6:00.0012 सेकंड पर गए, आप कहिए जी नहीं वो 23 डिग्री रहा है, नहीं, अगर आपके पास बड़ी सेंसिटिव मेजरिंग है तो शायद जरा सी भी जो चेंज हुई है वो भी डिफरेंट होगी, 23 तो नहीं होगी, 23 तो नहीं होगी। माइनर लेवल पे चले जाएं तो लिटिल बिट चेंज होगा। आप छोड़ दें, आप हर नैनो सेकंड में ही नोट कर लें, चलें बहुत लंबा नहीं जाना, ये तो फिर बहुत सारे टेम्परेचर आएंगे, पॉसिबल ही नहीं है। कॉन्टिन्यूस केस में फिर एवरेज कैसे करेंगे जब आपके पास जो वेरिएबल है, जो फंक्शन है, उसकी वैल्यू ही इन्फिनिट में नहीं आएंगी, तो आप उनकी एवरेज कैसे करोगे? तो कॉन्टिन्यूस केस में किसी फंक्शन की एवरेज कैसे करनी है? एवरेज वैल्यू ऑफ अ कॉन्टिन्यूस फंक्शन ओवर द क्लोज्ड इंटरवल ए बी फंक्शन, जिसने आपको मुख्तलिफ प्रोबेबिलिटीज की वैल्यूज फर्ज करे देनी, ये जनरल है,
ये प्रोबेबिलिटीज नहीं, ये जनरल फंक्शन है। आपको हर वैल्यू कंटिन्यूस केस में हर जगह पर इसकी वैल्यू चेंज होगी। आप कहें जी सारी वैल्यू नोट करके एवरेज करें, नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। इंटीग्रेशन का एक थ्योरम कह लें, अकॉर्डिंग टू द मीन वैल्यू थ्योरम ऑफ इंटीग्रल्स, वो क्या है, वो कहते हैं एक फंक्शन है एफ एक्स, ये उसका पैटर्न, ये उसका बिहेवियर, और ये बिहेवियर है फ्रॉम ए टू बी, ऐसे यहां चला है डाउन अप एंड डाउन, और ये चल रहा है, ये फंक्शन का बिहेवियर है फ्रॉम ए टू बी, ये बिहेवियर है। जो मीन वैल्यू थ्योरम है इंटीग्रल्स का, कहता है इस फंक्शन में जो ए से बी तक है, कम से कम एक पॉइंट ऐसा जरूर होगा, सी कह दे, इस इंटरवल के अंदर एक पॉइंट कम से कम ऐसा जरूर होगा जहां पर वो फंक्शन अपनी एवरेज वैल्यू लेगा। एवरेज मतलब वैल्यू चेंज हो रही है ना, यहां पर फंक्शन की वैल्यू ज्यादा है, यहां कम है, यहां कम है, कम है, कम है, फिर बढ़ रही है। और अगर यहां पर कुछ वैल्यूज हैं 279, तो कभी वही टेम्परेचर की तरह, कभी वो 23, कभी 24, कभी 27, ऐसे तो बहुत सारी वैल्यूज आएंगी। यस कहता, लेकिन एक वैल्यू ऐसी जरूर आएगी इस थ्योरम के अकॉर्डिंगली जहां पर वो फंक्शन अपनी मैक्सिमम वैल्यू लेगा। तो मैं कहूंगा सी पॉइंट पे जो फंक्शन की वैल्यू आएगी वो वाली होगी जो फंक्शन की एवरेज वैल्यू कैलकुलेट होगी। कहता ये कैलकुलेट करना, एवरेज वैल्यू होगी, यही कैलकुलेट करना। वो कैसे? ज्योमेट्रिकली इसका क्या मतलब अब क्या है? फर्ज करें मैं एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेता हूं, किस हाइट की, विड्थ तो चले ए से बी तक ले लिए, ये है विड्थ ए से बी, हाइट कितनी होनी चाहिए? जितनी उस फंक्शन की एवरेज हाइट हो, उसकी उसी हाइट की आपने रेक्टेंगल ड्रॉ कर। यहां पर मैंने कहा था कि ये फंक्शन की एवरेज है, ऐसे ही इस हाइट की आपने एक रेक्टेंगल ले लेनी है। ओके, geometrically this means that there is a rectangle whose area exactly represent the area of the region under the curve fx। क्या मतलब? कहता है कि इस थ्योरम के अकॉर्डिंगली एक ऐसी रेक्टेंगल जिसकी बेस तो वो इंटरवल हो और जिसकी हाइट उतनी ही हो जितना उस फंक्शन की एवरेज हाइट बनती है। फिर कहता है कि उस रेक्टेंगल का एरिया और उस कर्व के नीचे जितना एरिया है, ये वाला, ये दोनों बराबर। आप कहेंगे कि रेक्टेंगल के एरिया में तो ये एरिया तो आएगा नहीं, लेकिन रेक्टेंगल ने ये एरिया कैलकुलेट कर लेना ना, यहाँ से ऐसे करके छोड़ दें इसको कि शेप कैसे बनती है। हम तो सिर्फ इस, मैं रिजल्ट नहीं प्रूफ करा रहा, इस रिजल्ट पे जा रहा हूँ। रिजल्ट कहता है कि अगर आप एक एवरेज हाइट की रेक्टेंगल ड्रा कर दें कर्व के नीचे, उस रेक्टेंगल का एरिया और उस कर्व के नीचे जितना एरिया आएगा वो दोनों बराबर होते हैं। अब जरा देखिएगा रेक्टेंगल का एरिया कैसे आएगा। रेक्टेंगल की हाइट, ये ऐसे इनको मल्टीप्लाई करेंगे ना, दिस मल्टीप्लाई बाय दिस, रेक्टेंगल का एरिया आ जाएगा। अब ये चीज क्या है? ये तो है रेक्टेंगल की एवरेज, फंक्शन की एवरेज। क्यों? रेक्टेंगल की हाइट उतनी है जितनी फंक्शन की हाइट है, एवरेज हाइट है। ये तो हो गया रेक्टेंगल की हाइट। और रेक्टेंगल की विड्थ कितनी है? 0 से लेके यहां तक b है, 0 से लेके यहां तक a है, तो ये फिर विड्थ कितनी हुई? ये हुई b माइनस a। और ये कितना है? ये है f बार या f एवरेज कहते हैं, मैंने f एवरेज लिखी हुई है। इस रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करना तो क्या करेंगे? विड्थ इनटू लेंथ, ये एरिया आ गया। तो रेक्टेंगल का एरिया आ गया, एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल। ये होगी उसकी ये वाली साइड, एवरेज हाइट वाली, और ये वाली होगी उसकी बेस। ये तो हो गया रेक्टेंगल का एरिया। अभी हम पढ़कर आए हैं कि किसी कर्व के नीचे एरिया कैलकुलेट करना हो, अबव बिलो द
डाउन द कर्व अबव द एक्स एक्सिस एंड बिटवीन 2 पॉइंट्स। वो तो हमने पढ़ा हुआ है, ये ए से बी फंक्शन dx, ये आपको इस कर्व का बिल्कुल उसके नीचे वाला सारा एरिया बताएगा जो कर्व के नीचे नीचे है। जबकि ये रिजल्ट कहता है ये एरिया उतना ही होता है जितना एवरेज हाइट की रेक्टेंगल का होता है। तो इसका मतलब फिर दोनों बराबर होने चाहिए। भी हमें एरिया मालूम करना आता है ना, बिटवीन 2 पॉइंट्स, अभी करके तो आ रहे हैं। और ये थ्योरम कहता है कि कर्व के नीचे जो एवरेज हाइट की रेक्टेंगल बनती है उसका एरिया और कर्व का जितना एरिया होता है वो दोनों बराबर होते हैं। तो मैं भी इसको फिर इस आइडेंटिटी को यूज कर लेता हूं। ये आ गया एरिया ऑफ द एवरेज रेक्टेंगल हाइट, ये आ गया एरिया ऑफ द कर्व अंडर फ्रॉम ए टू बी, ये दोनों बराबर हैं। क्या मालूम करना है? एवरेज, फंक्शन की एवरेज, ये इधर आ जाएगा डिवाइजर में। और ये अब आपके पास एक फाइनल फार्मूला बन गया कि अगर आपने किसी भी फंक्शन की एवरेज मालूम करनी हो तो क्या करें, आप ऐसा कह लें, उसको ऐड कर लें। ऐड ही किया ना, फंक्शन की तमाम वैल्यूज आपने ऐड की, कहां से लेके कहां तक, फ्रॉम ए टू बी, जितनी भी आती थी। ये तो हो गया सम डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ वैल्यूज। तो ये कहां आता है, ये फर्ज करे 10 है, ये फर्ज करे 7 है, तो 7 से 10, तो 10 - 7 तो b - a। दिस इज कॉल्ड द एवरेज ऑफ अ फंक्शन। अब जरा इसके रेलेवेंट एक एग्जांपल करते हैं। इफ अ कप ऑफ कॉफी has a temperature 96 degrees Celsius in a room where the ambient air temperature is 21 degrees Celsius। एक कप ऑफ कॉफी है, 96 डिग्री पर उसका कॉफी का टेम्परेचर था। कहता जी कि अगर उसको एक रूम में रख दिया जाए तो उसका एम्बिएंट टेम्परेचर जो है, एयर सराउंडिंग टेम्परेचर, वो 21 डिग्री सेंटीग्रेड है। अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, the temperature of the coffee after t minutes is given by the function। मुझे तो नहीं, लेकिन आपको तो आना चाहिए कि न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग क्या है कि जी किसी ऑब्जेक्ट का जो टेम्परेचर होता है वो कितना या कैसे मेजर होता है। वो कहता है एक फंक्शन होता है डायरेक्टली रिलेटेड होता है उसके एम्बिएंट टेम्परेचर से, जिसमें कह दिया जाता है जी सराउंडिंग का टेम्परेचर प्लस the difference of temperature of the body and the surrounding temperature, और उसके साथ प्रोपोर्शनली हम लगा के, मतलब न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। मैं तो नहीं आपको समझा रहा, लेकिन आपको पता है कि जी अगर कोई ऑब्जेक्ट रख दिया जाए और उसकी सराउंडिंग का जो टेम्परेचर होता है उनके दरमियान क्या रिलेशन होता है, उस रिलेशन को यूज करके उसको एक्सप्लेन कर दिया गया इस फंक्शन की फॉर्म। कहता है जी कि ये जो होगा टेम्परेचर, ये T डिपेंड करेगा कितने मिनट। क्वेश्चन क्या है, कहता फाइंड द एवरेज टेम्परेचर ऑफ द कॉफी ड्यूरिंग द फर्स्ट 32 मिनट्स। कॉफी लाई, कमरे में रख दी, कॉफी जब रखी गई तो उस वक्त उसका टेम्परेचर था 96 डिग्री सेल्सियस। रूम टेम्परेचर, एम्बिएंट टेम्परेचर उस वक्त था 21 डिग्री सेल्सियस। कहता है जी अगर कॉफी को रखे हुए कमरे में 32 मिनट हो जाएं तो आप उस कॉफी का 32 मिनट के बाद का एवरेज टेम्परेचर बताना है। तो एवरेज इसलिए कि हर नैनो सेकंड के बाद कॉफी का टेम्परेचर चेंज होता जाएगा, लेकिन एक पैटर्न के साथ अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, जो भी वो आपका मतलब है। तो हर नैनो सेकंड के बाद थोड़ी सी चेंज आएगी। ये तो फिर आप कहेंगे 0 से लेके 32 मिनट तक, ये तो बहुत सारे टेम्परेचर बनेंगे कॉफी का, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, आहिस्ता आहिस्ता डिक्लाइन। यस, बहुत सारे बनेंगे। कहता है एवरेज क्या होगा, तो आपसे क्या पूछा जा रहा है, एवरेज पूछी जा रही है इस फंक्शन की। 0 से लेके फर्स्ट 32 है ना, फर्स्ट 0 से लेके 32 मिनट तक। तो अभी हमने फंक्शन की एवरेज कैलकुलेट करने का फार्मूला पढ़ा हुआ है। क्या फार्मूला था, 1/b - a इंटेग्रल फर्स्ट 32 मिनट्स है ना, 0 से लेके 32 तक के, और 75 e to the power -t/50, और इसको इंटीग्रल को सॉल्व कर दें। 1/32 एज इट इज आ जाएगा, और ये इंटीग्रल आ जाएगा आपके पास।
इस इंटेग्रल को मैन्युअली सॉल्व कर लें या इस इंटेग्रल को आप कैलकुलेटर से भी सॉल्व कर दें। डिवाइड, जो आंसर आए उसे 32 से डिवाइड कर दें, उसे 32, देखिए 32 नहीं अंदर लेके जाना है, 32 का इंटेग्रल नहीं है ये, 1/b - a इंटेग्रल इस चीज का है। तो ये एज इट इज ही आपने वहां पर रख देना। अब जरा अगर मैं इसे कैलकुलेटर से करूं तो हम जो सिर्फ इंटेग्रल पोर्शन है ये वाला, इसका इंटेग्रल फाइंड कर लेते हैं। (21+75e) एक्सपोनेंट नेचुरल लॉग के ऊपर देखें क्या लिखा हुआ है, नेचुरल लॉग, उसके ऊपर ex, शिफ्ट से चलेगा, e आ गया। अब यहां पर आपको चूंकि फ्रैक्शनल में लिखना है तो ये वाली नेगेटिव t तो लिख नहीं सकते हम, x लिख सकते हैं, तो हम t को x समझ लेते हैं 50। और ब्रैकेट क्लोज करना नहीं भूलेंगे आप। 21+75 एक्सपोनेंट e टू द पावर माइनस t/50 की बजाय -x/50 dx। और अब आप इसकी, अच्छा ये मैंने एक्चुअली ब्रैकेट ये गलत लगाई हुई है, मैं इसे डल कर लेता हूं, चले अब ठीक हो गया। और इसकी वैल्यू फ्रॉम 0 और अपर वैल्यू जो है वो 30। मैनुअल आपको आता है सॉल्व करना, आई नो, आंसर आ गया, लेकिन ये तो नहीं है, लेकिन ये आंसर सिर्फ इस पोर्शन का 32 से डिवाइड भी करना, डिवाइडेड बाय 36.39 और राउंड फिगर में तो 76 डिग्री। पहले 32 मिनट की अगर आप एवरेज टेम्परेचर की बात करेंगे तो 76.4 डिग्री उस कॉफी का टेम्परेचर हो चुका होगा एवरेज में। चूंकि किसी जगह शायद डिक्लाइन ज़्यादा हो और किसी जगह डिक्लाइन कम हो, तो ये उसका एवरेज टेम्परेचर होगा पहले 32 मिनट की बात अगर आप करेंगे। तो किसी भी फंक्शन का एवरेज कैलकुलेट करना हो तो किस तरह से, ये फंक्शन का एवरेज है, इस फंक्शन की एवरेज। क्यों? किसी फंक्शन में वैल्यूज किसी जगह ज़्यादा हो रही है, किसी जगह कम हो रही है, और हम चाहते हैं कि किसी जगह उसकी हाइट वैल्यू ज़्यादा है, किसी जगह कम है, किसी जगह कम है, किसी जगह ज़्यादा है, किसी जगह कम है, तो इसकी एवरेज हाइट क्या बनती है। तो ये फार्मूला था कि जी एक थ्योरम यूज़ किया गया जिसमें एक तो ये कहा गया कि किसी भी फंक्शन जो एक मुख्तलिफ वैल्यू लेता है फ्रॉम ए टू बी, इस इंटरवल के दौरान एक पॉइंट ऐसा जरूर आता है जहां पर उसकी हाइट जो होगी वो एवरेज हाइट लेगा। एक तो इस कंसेप्ट को यूज किया गया, और फिर ये यूज किया गया कि अगर आप इस एवरेज हाइट की एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लें, उस रेक्टेंगल का एरिया जिसकी हाइट और विड्थ ये है, और उस पॉइंट के नीचे, उस कर्व के नीचे जितना एरिया है ये दोनों बराबर होंगे। तो ये आ गया उस रेक्टेंगल का एरिया और ये आ गया उस कर्व के नीचे का एरिया, दोनों कहता बराबर होंगे, तो एवरेज हाइट ऑफ फंक्शन जो है वो हमारे पास आ जाएगी। ठीक है जी, चले जी, ये अब लेक्चर यहीं तक, और इंशाल्लाह नेक्स्ट में फिर हम इससे नेक्स्ट भी चलेंगे कि फिलहाल हमने आज कंटिन्यूस वेरिएबल के साथ किस तरह से आपने उसकी प्रोबेबिलिटीज जो है वो यूज कैलकुलेट करनी है, एरिया बिटवीन 2 पॉइंट्स अंडर द कर्व विद द हेल्प ऑफ एन इंटीग्रल साइन। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।